हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर शेयरिंग का लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया जिसमें हमने बेल्जियम मॉडल देखा था। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट किया जिसमें हमने श्रीलंका मॉडल देखा था। ठीक है, तो बेल्जियम मॉडल से हमें क्या पता लगा कि पावर शेयरिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, क्या सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था कि कन्फ्लिक्ट होने से बच गया, सिविल वॉर होने से बच गया। कहाँ पे? बेल्जियम में। देश की जो यूनिटी थी, एकता थी, वो बनी रही, अखंडता थी जो बनी रही। और जो कम्युनिटी के अलग अलग जो दो कम्युनिटी के लोग थे, डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया और बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है, बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट के उस पे है, रास्ते पे है। कौन? बेल्जियम कंट्री। ठीक है, लेकिन वर्सेज में अगर हम श्रीलंका की हालत देखते हैं तो श्रीलंका का बहुत ही बुरा हाल हुआ, क्योंकि कम्युनिटी जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, इन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं किया। मेजोरिटेरिज्म आ गया, बहुसंख्यकवाद आ गया, जिसमें कि मेजोरिटी वाले लोगों ने जिद लगा ली कि भाई हमारी ही चलेगी, माइनॉरिटी की नहीं चलेगी। जिसमें क्या है, माइनॉरिटी को गुस्सा आ गया, माइनॉरिटी को बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। कहाँ पे? श्रीलंका में। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा और पिछड़ गया जो श्रीलंका था। अगर हम इन दोनों की कंडीशन देखें तो बेल्जियम काफ़ी आगे निकल चुका है आज के टाइम पे, श्रीलंका की हालत आज भी पिछड़ी हुई है। रीज़न बिंग की सिविल वॉर हो गया। भाई जहाँ पे भी वॉर होगा वहाँ पे नुकसान तो होगा ही, पैसे का नुकसान है, प्रॉपर्टी का नुकसान है, लोगों का जान का नुकसान है ना। तो इस तरीके से जो है दो कंट्रीज़ में किस तरीके से पावर शेयरिंग को हैंडल किया गया, और इन दोनों का रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि पावर शेयरिंग इन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से करी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, डिज़ायरेबल क्यों है, वो हम पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था और मैंने आपको हिंट भी दे दिया था कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। दो रीज़न है, पहला है प्रूडेंशियल रीज़न, फर्स्ट इज़ प्रूडेंशियल रीज़न एंड सेकेंड इज़ मॉरल रीज़न। तो जो ये प्रूडेंशियल रीज़न है ये किस चीज़ से कंसर्न है? आउटकम्स से कंसर्न है। ये जो मॉरल रीजन है वो ये बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मॉरल का मतलब ये है कि आपको उस चीज़ की सेंस की गलत क्या है और सही क्या है। ठीक है, तो वाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फर्स्ट रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन। मैंने आपको क्या था, किस चीज़ से कंसर्न है? ये आउटकम्स से, कि पावर शेयरिंग अगर नहीं हुई तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। तो अलग अलग तरह के जो सोशल ग्रुप हो गए, ये एक पॉसिबिलिटी कि किसी सोशल ग्रुप के किन्हीं दो या दो से ज़्यादा सोशल ग्रुप्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी हो, ये क्या है, ये उस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, it ensures the stability of political order और it state that power sharing will bring out better outcomes। कैसे? भाई देखो, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, चलो डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो पावर शेयरिंग तो मतलब अगर जिस कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग होएगी ही नहीं, वहाँ पे डेमोक्रेसी तो डिफाइन हो ही नहीं रहा ना। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि पावर शेयरिंग, लोगों के हाथ में पावर होना। और जब पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी? नहीं होगी। और पावर शेयरिंग नहीं होगी तो अब जैसे कि श्रीलंका का एग्जांपल दिया, दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ भिड़ गए हैं, सिविल वॉर हो गया है। ठीक है ना, तो इससे क्या है कि सिविल वॉर जैसा सिचुएशन पैदा हो जाती है। देश में एकता अखंडता को जो घात पहुंचती है, जो डेवलपमेंट को जो घात पहुंचती है, जो इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको नुकसान होता है। तो हर तरीके से नुकसान होता है अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए देश में। क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होएगा तो भाई कहीं ना कहीं वायलेंस भी हो सकता है, वायलेंस जैसे सिचुएशन आ सकती है, पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो अनस्टेबल हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या क्या है पोटेंशियल रीज़न की, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, वायलेंस होगा, सिविल वॉर हो जाएगा, देश की जो यूनिटी है वो खराब हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो जो पावर शेयरिंग है, किन्हीं भी सोशल ग्रुप्स के बीच में सोशल जो कन्फ्लिक्ट है उसकी पॉसिबिलिटी को कम करता है। क्यों? क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट क्या करेगा, वायलेंस, और वायलेंस की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, सिविल वॉर हो जाएगा। और क्या करता है, और इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इट स्टेट्स दैट द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, जैसे कि बेल्जियम के अंदर। मॉरल रीजन क्या क्या हो सकते हैं? पावर शेयरिंग इज, देखो आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देयर आर टू रीजन, फर्स्ट इज प्रूडेंशियल, सेकंड इज मॉरल। प्रूडेंशियल क्या करता है, आउटकम्स के साथ कंसर्न है। तो आउटकम्स में क्या हम लिख सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, पावर शेयरिंग के आउटकम्स। तो पावर शेयरिंग के आउटकम्स होंगे कि पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी बनी रहेगी, देश में एकता अखंडता बनी रहेगी। ठीक है, ये और कन्फ्लिक्ट के होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है मॉरल रीजन। तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी।
मैंने आपको बताया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैसे, हाउ पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पावर होना, ठीक है ना, पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल। अगर लोगों के हाथ में पावर नहीं होगी तो क्या होगी, पावर शेयरिंग होगी, नहीं होगी। पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो इसलिए पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आपके क्या है, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है ये क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आपको क्या आंसर आना चाहिए, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल हैव राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों का पूरा पूरा हक बनता है ये जानने का कि उनको कैसे गवर्न किया जाए, उनको कैसे रूल किया जाए, ठीक है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, मतलब कि हर किसी का अपना हक होता है। गवर्नमेंट जो अपने रूल्स बनाएगी वो क्या है, सिटीजन्स के हक में होने चाहिए। तो एक जो रिलेशन होता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स का, वो अच्छा कौन बनाती है, पावर शेयरिंग ही बनाती है। एक गवर्नमेंट को उस तरीके से उस दायरे में रखना, क्या है, गवर्नमेंट को भी दायरे में रखना, एक लिमिट में बनाए रखना कि भाई तुम गवर्नमेंट हो, तुम सरकार हो, तुम रूलिंग पार्टी हो, तुम रूल कर रहे हो कंट्री पे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे, नहीं। गवर्नमेंट को एक उसमें बांध के रखना, कि बाउंड कर देना कि नहीं, तुम्हें जो करना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना है, किसी भी कम्युनिटी के लोगों में भेदभाव नहीं करना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट और सिटीजन्स के को भी लेजिटिमेट करती है क्या, पावर शेयरिंग थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या हो सकती है, देखो, लॉन्ग टाइम बिलीव, पहले के टाइम पे क्या क्या सोचते हैं कि पावर मस्ट रिजाइड इन वन ग्रुप और वन पर्सन। ये पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में, या फिर किसी एक इंसान के हाथ में होनी चाहिए। इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट अफेक्ट क्विक डिसीजन एंड टू एनफोर्सिंग दैम। हाँ, ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि अगर पावर अलग अलग लोगों के हाथ में आ गई तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो डिसीजन मेकिंग है किसी भी मुद्दे के ऊपर वो डिले हो जाती है, वो लेट हो जाती है। क्यों, देखो आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, मान लो कि हमें कोई चीज़ चाहिए, मान लो कि हमें हम गवर्नमेंट से कोई डिमांड कर रहे हैं, क्या करें, हम गवर्नमेंट से कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ भी डिमांड समझ लो, ठीक है ना। मान लो कि हमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए हमें, है ना, कि प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, थियोरेटिकल एजुकेशन कम मिले, हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादा मिले, ठीक है ना। खैर ये आजकल हो रहा है, लेकिन एक एग्जांपल की मैं बात बताती हूँ कि हमें कोई चेंज चाहिए, तो अब उस चेंज के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे कि हमें ये, हमारा रिप्रेजेंटेटिव फिर बाद में आके क्या करेगा, बिल बनेगा, फिर वो लॉ बनेगा, लोकसभा में पास होना है, वो राज्यसभा में पास होना है, उसके ऊपर उस पास होने से पहले चर्चा होगी, लोकसभा में चर्चा होगी, बहस होगी, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ कहेगी, जो अपोजिशन है वो कुछ कहेगा, फिर उसके बाद सिमिलरली राज्यसभा में चर्चा होगी, बहस होगी, फिर उसके बाद कहीं जाके जो है राष्ट्रपति के साइन होते हैं। और कोई अगर ऐसा मुद्दा हो गया कि हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं ना कहीं बाहर जा रहा हो, तो फिर वहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट भी दखलंदाजी करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग अगर अलग अलग लोगों के हाथ में हो, पावर अगर अलग अलग लोगों के हाथ में हो, तो येस, डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है कि एक मुद्दे पे डिसीजन के लिए 3 से 4 साल लग जाए, और हो सकता है कि 10-10 साल लग जाए। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो कि 10-10 साल लग जाते हैं, है ना। जैसे कि धारा 370 की अगर हम बात करते हैं, कितने सालों बाद जो है ये हटी है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर पावर अलग अलग लोगों के हाथ में है तो येस, क्या है, इट इफेक्ट क्विक डिसीजन एंड टू एनफोर्सिंग दैम। उनका क्या करता है कि एक तो डिसीजन मेकिंग लेट हो जाती है, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। द नोशन हैव चेंज विद डेमोक्रेसी, ठीक है। ये जो नोशन है क्या, कि पावर एक के ही हाथ में होनी चाहिए, नहीं तो क्या है, देखो, एक के हाथ में पावर होती है तो क्या होता है, मान लो कि कोई राजा है, राजा के हाथ में ही पावर, बाकी किसी के हाथ में पावर नहीं। अगर राजा को डिसीजन लेना है तो वो या तो लेगा या नहीं लेगा, उसकी मर्जी है, ठीक है ना। उसने कहा कि ये होना चाहिए तो वो होगा, क्यों, क्योंकि अब उसकी मर्जी चल रही है, उसने जो बोल दिया वही होगा, ठीक है ना। एक ऐसा रिलेशन होता है कि और किसी के हाथ में पावर नहीं होती, राजा अपनी चलाएगा। लेकिन वही पावर अलग अलग लोगों के हाथ में होगी तो अलग अलग लोगों के अपने ओपिनियन होंगे, वो ओपिनियन सुनने भी पड़ेंगे, क्योंकि पावर उनकी है, उनके पास पावर है ना। लेकिन पावर अगर हम किंग उसमें राजतंत्र की हम बात करते हैं, मोनार्की सिस्टम की हम बात करते हैं, मोनार्की में क्या होता है, एक के हाथ में पावर होती है, वही अपनी चलाता है। तो डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करते हैं तो डिसीजन एक के हाथ में होता है, एक के हाथ में होने की वजह से वो क्या है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, उसको समझ में आता है तो वो पास कर देता है। लोगों को अगर उसको समझ में नहीं आता तो वो नहीं होगा। तो 2 ही चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम पावर को अलग अलग लोगों के हाथ में बांट देंगे, अगर पावर शेयरिंग करेंगे, तो येस, डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, अलग अलग ओपिनियंस होंगे, बहस होगी, उन लोगों को कन्विंस करना होगा कि भाई अगर ये हम लॉ पास करें, अगर हम ये कानून बना रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, हमें क्या है, लॉजिक देने होंगे, ठीक है ना। हमें कुछ फैक्ट्स रखने होंगे कि जो हम चेंज लेके आ रहे हैं वो क्यों लेके आ रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या हो सकता है। भाई फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है, सोर्स है कि हम उस नुकसान की भरपाई कर सकें। ये जो लॉ पास हो रहा है, ये जो कानून बनने जा रहा है, कोई भी एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, जो हमें चाहिए, अगर पावर अलग अलग लोगों के हाथ में है तो उनको भाई समझाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है, पावर शेयरिंग में जो है
डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ ये चीज़ें जो है, ये कहावत जो है चेंज हो गई कि पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। आज के टाइम पे क्या है, लोग खुद क्या करते हैं, पीपल लोगों के खुद रूल करते हैं कंट्री के ऊपर, कैसे, डेमोक्रेसी से। ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप, तो हर ग्रुप के लोग क्या है, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और उनको दी जाती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी आ गया। डेमोक्रेसी में क्या है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा कि हर कोई इंसान समान है, और हर कोई इंसान अगर समान है, चाहे वो किसी लैंग्वेज, किसी रिलीजन से है, कि देश के किसी भी हिस्से से, अगर हर कोई इंसान, हर कोई सिटीजन समान है, तो पावर भी उसके पास सेम ही होगी। और इसलिए हर एक सोशल ग्रुप रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, चाहे वो कहीं से हो, मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी हो, ठीक है ना, देश के किसी भी हिस्से में, कैसा ही खान पान हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो सकती है वो डाइवर्सिटी, हर एक इंसान, हर एक सिटीजन रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की, जो है गवर्नमेंट की अलग अलग जो है ऑर्गन्स के बीच पावर शेयर की जाती है, ठीक है। ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। लेजिस्लेटिव क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव क्या है, ये क्या करता है, लॉ को इंप्लीमेंट करवाता है। और उसके बाद जुडिशियल सिस्टम, ये क्या करता है, ये कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व, जुडिशियल जो सिस्टम है वो क्या करता है, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाता है। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना चले, लॉ के हिसाब से ना चले, तो वो क्या करता है, पनिशमेंट देता है, ठीक है। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये देख रहे हो आप, तीनों क्या है, एक ही लेवल पे हैं, तीनों क्या है, एक ही लेवल पे, हॉरिजॉन्टल इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तीनों एक ही लेवल पे है, सेम लेवल की पावर होगी, और तीनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तीनों ही एक दूसरे की पावर को क्वेश्चन कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो इसी को और बैलेंस करते हैं, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव को चेक कर सकता है। जैसे जुडिशरी सिस्टम है, अगर कोई लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जा रहा है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो लॉ नहीं बन रहा है, तो जुडिशरी जो सिस्टम है वो लेजिस्लेटिव को क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस लाने हो कि ठीक है, मान लो कि इन्होंने क्या है 3 पॉइंट रखे उस कानून में, कोई भी लॉ बना दिया लेजिस्लेटिव ने, लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है, लेजिस्लेटिव है ना, विधायिका, भाई विधायिका बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये विधायिका, ये कार्यपालिका, ये न्यायपालिका। तो विधायिका अगर कोई कानून बनाती है, मान लो कि उस कानून में 3 पॉइंट है, और इन 3 पॉइंट में से एक पॉइंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये जुडिशरी जो सिस्टम है ये इन्वॉल्व हो जाएगी, ये इंटरफेयर करेगी और ये कहेगी कि ये जो 3rd पॉइंट है ना भाई, वो निकालो, ठीक है ना, या तो इसको हटाओ या फिर कोई ऐसा चेंज लाओ इसमें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर ना जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। तो इस तरीके से ये जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ये एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं और चेक करते रहते हैं कि कोई लॉ बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और क्योंकि एक दूसरे के चेक करते रहते हैं और बैलेंस करते रहते हैं, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस भी पावर शेयरिंग बोलते हैं। तो सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ऐसा सेपरेशन यानी कि ऐसी पावर शेयरिंग क्या करती है, क्या इंश्योर करती है कि किसी भी और गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन, किसी भी बॉडी के पास अनलिमिटेड पावर ना हो। वन ऑर्गन विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ अदर, एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर भी नहीं करेगा, लेकिन चेक जरूर करता रहेगा, ठीक है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ चल रहा है तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के मैटर्स में। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर विच रिजल्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस ऑर्गन, एंड दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, दैट इज व्हाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वर्टिकल। देखो ये दोनों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है, मैंने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको समझाया था। ये पहला हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल में क्या है, तीनों ही एक लेवल पे है, एक लेवल पे। जब एक लेवल पे हो तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और हॉरिजॉन्टल में कौन सा, लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट की जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो हैं कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सिस्टम इसको बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं, बैलेंस भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर भी नहीं करते। इसको चेक एंड बैलेंस जो है पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आ जाता है सेकंड, आ जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। ये अलग अलग लेवल पे हो जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो ये देखो ऊपर से नीचे जाती है पावर, ठीक है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा आएगा, फेडरलिज्म। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 2 आपका फेडरलिज्म यानी कि संघवाद है, और इसी को पढ़ने वाले हैं हम अगले वाले चैप्टर में, इसी लेवल को, इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को। फेडरलिज्म क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज फेडरलिज्म। तो दिस इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। व्हाट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज फेडरलिज्म, तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है ये। क्या फेडरलिज्म, तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, सेंटर में भी एक गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है। हमारे यहाँ पे 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंटर, स्टेट एंड फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स आ जाती है, जैसे कि पंचायत वगैरह, ठीक है।
ठीक है। तो तीनों के पास पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर स्टेट को देती थी और सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर करके कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे देती है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, इस तरह की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। उसके बाद आ जाता है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप कौन कौन से हो गए, वो लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकते हैं, कल्चर के बेस पे भी हो सकते हैं, सिर्फ कास्ट और रिलीजन के बेस पे नहीं, इनकी सोशल ग्रुप किसी भी तरीके से हो सकते हैं। उनका खान पान हो सकता है, पहनावे के हिसाब से वो एक ग्रुप में आ गए हो, या लैंग्वेज के हिसाब से, जैसे कि बेल्जियम की बात करते हैं लैंग्वेज बेस्ड सोशल ग्रुप है ना, डच भाषाई लोग हैं, फ्रेंच भाषाई लोग हैं, ऐसे श्रीलंका भी लैंग्वेज बेस्ड हैं ग्रुप, सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरीके से सोशल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। तो सोशल ग्रुप रिलीजियस भी हो सकते हैं और लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं ना। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल, है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट फॉर वीकर सेक्शन एंड वुमेन। तो पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, तो वुमेन भी तो एक सोशल ग्रुप है ना भाई, है ना। तो इट मीन टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप, इट यूज टू गिव फेयर चांस टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई मेजोरिटी या माइनॉरिटी के हिसाब से जो है पावर शेयरिंग हो, नहीं मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग होती है, अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग लेवल में पावर शेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो ऑर्गन्स में गवर्नमेंट की जो अलग अलग ऑर्गन्स है उसमें पावर शेयरिंग होती है ना। तो अब हम सोशल ग्रुप्स की बात करें तो डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर शेयरिंग होती है। जैसे कि हम बेल्जियम का एग्जाम्पल ले चुके हैं हम, कि उसी की पावर शेयरिंग की वजह से वहाँ पर शांति बनी रही है ना। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट है। पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच क्यों होनी चाहिए, इसीलिए होनी चाहिए कि भाई शांति बनी रहे, कन्फ्लिक्ट ना हो। उसी वजह से बेल्जियम में शांति बनी रही है, और पावर शेयरिंग ना होने की वजह से श्रीलंका में क्या है, सिविल वॉर हो गया है। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट, संवैधानिक और कानूनी अरेंजमेंट है, जो क्या करती है, जो किसको सपोर्ट करती है कि वीकर सेक्शंस को भी पावर मिलनी चाहिए, जैसे कि वुमेन हो गई या फिर माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी हो गई, ये सब, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू गिव द फेयर चांस टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। फिर पावर जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में भी होती है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना। प्रेशर ग्रुप्स हो गए, जैसे कि अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स कौन, जैसे कि किसानों का अलग हो गया भाई, किसानों का अलग है। जैसे ऑटो चालकों, आप सुनते होंगे कई बार कि आज ऑटो वालों की क्या है, हड़ताल चल रही है, आज किसानों की हड़ताल चल रही है, आज बस ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है। तो ये क्या हो गए, ये प्रेशर ग्रुप्स हो गए जो अपनी डिमांड मनवाने के लिए सरकार को प्रेशराइज करते हैं, है ना। तो पावर इज शेयर्ड बिटवीन द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू कोएलिशन गवर्नमेंट इन केस ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज नॉट विनिंग मेजोरिटी, ठीक है ना। कोएलिशन गवर्नमेंट कौन सी होती है, देखो पावर शेयरिंग क्या होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी शेयर होती है। मान लो कि कोई पार्टी है, जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं भाई, हरियाणा में क्या क्या है, बीजेपी और बीजेपी प्लस जेजेपी। अब मान लो कि बीजेपी क्या थी, सिंगल पार्टी थी और मेजोरिटी से नहीं जीत रही थी, इसको कुछ और सीट्स चाहिए थी, कुछ और वोट चाहिए थे जिसमें वो मेजोरिटी से जीत सके। तो इसने क्या, जेजेपी से हाथ मिला लिया, और जेजेपी से हाथ मिला करके ये पार्टी क्या आ गई, मेजोरिटी में आ गई और ये जीत गई। तो पावर शेयर किस किस के बीच में हो रही है, बीजेपी और जेजेपी में क्या हो रही है, पावर शेयरिंग हो रही है। तो उसके बाद होता है सिटीजंस हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग की वजह से लोगों को भी एक ऑप्शन मिल जाता है भाई, कि आज जो हमने गवर्नमेंट चुनी है, मान लो कि वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो पावर शेयरिंग की वजह से लोगों के पास ऑप्शन हो जाता है कि अच्छा ठीक है, आज ये पार्टी को पावर दी है, कल 5 साल बाद फिर हमारे पास दोबारा से मौका आएगा और हम क्या कर देंगे, हम गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। इस तरीके से पावर शेयरिंग जो है लोगों के पास भी एक अच्छा ऑप्शन देती है अलग अलग पार्टीज के बीच अच्छी पार्टी चुनने का, ठीक है ना। तो सिटीजंस हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश की बात करते हैं, हमारे देश में अगर अलग अलग पार्टीज हैं, बीजेपी है, उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद यूपी में इतनी सारी पार्टीज हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करते हैं। अलग अलग स्टेट्स में देख लेना, अलग अलग पार्टीज है, बहुत सारी पार्टीज हैं, इसमें कुछ नेशनल पार्टीज भी हैं, है ना। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। तो लोगों को ये पावर मिल जाती है कि ठीक है, आज जो पार्टी हमने चुनी है अगर वो अच्छे से काम करती है, ठीक है, अच्छे से काम करती है तो हम यही सरकार लेके आएंगे, और अगर अच्छे से काम नहीं करती तो 5 साल बाद हम इस सरकार को गद्दी से उतार देंगे और नई सरकार लेके आएंगे। इट इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, और ये मेक श्योर करती है कि पावर किसी एक के हाथ में ना रहे, किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के हाथ में या किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के हाथ में ना रहे। इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन से हो गए, जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑल्सो शेयर द पावर। कैसे पावर शेयर करते हैं, मैंने आपको बताया
कि रिक्शा चालक हड़ताल कर देते हैं, और कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले क्या कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि टीचर्स ने स्ट्राइक कर दी कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। फार्मर्स ने अभी जो 3 बिल आया था उसके ऊपर हड़ताल करी थी, है ना, ये इसको बंद करो। तो ये क्या होता है, ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो अपनी अपनी डिमांड्स मनवाते हैं। किस तरीके से मना सकते हैं, या तो हड़ताल करके कहीं पे इकट्ठा होके, या फिर मीडिया जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये लोग क्या करते हैं, चैनल मीडिया के थ्रू जो है अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने, पॉलिटिकल प्रेशर बने और वो उनकी बात माने। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के पास भी जो है पावर में भी पावर शेयरिंग होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पावर शेयरिंग कितने फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, ठीक है। और वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, हमने 2 रीजन पढ़े थे, प्रूडेंशियल और पहला था प्रूडेंशियल और दूसरा था मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन में हमने आउटकम्स के ऊपर कंसर्न है ये, ठीक है, और ये क्या व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, इस बात से कंसर्न है। फिर उसके बाद हमने देखा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमने 4 तरीके से पढ़ी। एक हॉरिजॉन्टल, जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयर होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर उसके बाद हमने देखा वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में डिफरेंट लेवल ऑफ जो है गवर्नमेंट है उसमें पावर शेयर हो जाती है, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। फिर थर्ड हमने क्या देखा था, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर होती है, ठीक है। सोशल ग्रुप को कैसे भी हो सकते हैं, वुमेन हो सकती है, अलग अलग एक सेम भाषा वाले लोग जो हैं एक ग्रुप बना लेते हैं, वो सोशल ग्रुप हो सकता है, सेम कास्ट के लोग सोशल ग्रुप हो सकते हैं। इस तरीके से ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। बेल्जियम भी एक अच्छा एग्जांपल है सोशल ग्रुप का, जिसमें फ्रेंच डच भाषा वाले लोग, आपको पता है, फ्लैमिश रीजन में रहते थे, और फ्रेंच भाषा वाले लोग क्या थे, वलून रीजन में रहते थे। तो वो उनका अपना ग्रुप है कि डच भाषा बोलने वाले लोगों का अपना ग्रुप हो गया, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का अपना ग्रुप हो गया। अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज में जो है पावर शेयरिंग होती है, जैसे कि अगर कोalition पावर शेयरिंग जो है इन कोalition गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन वाली सरकार, जिसमें अगर कोई सरकार मेजोरिटी से नहीं जीत पाती है, कुछ ही वोट से रह जाते, तो किसी और पार्टी के साथ क्या कर लेती है, गठबंधन कर लेती है, और फिर वो एक दूसरे के साथ पावर शेयर करते हैं। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है, और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, याद कर लेना इसको। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फेडरलिज्म, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।